उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किए जा रहे मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अभिशासन खंड से संबंधित वर्ष 2021 में पूछे गए प्रश्नों के आदर्श उत्तर लेखन प्रारूप पर हम लोग लगातार एक सीरीज या श्रृंखला के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा का केंद्रीय विषय वस्तु आपके उत्तर लेखन की क्षमता का निर्माण करना है, उसमें सुधार करना है और उसमें सतत सुधार के माध्यम से उत्कृष्टता की ओर आपको अग्रसर करना है। आप सभी छात्र जानते हैं कि मुख्य परीक्षा सिर्फ नॉलेज से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह अपने ज्ञान के साथ साथ आपकी समझ, आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता, आपकी अवधारणा या यूं कहें कि आपकी अवधारणात्मक स्पष्टता, प्रस्तुतिकरण की कला, आपकी संगठनात्मक क्षमता, आपकी भाषा शैली और प्रवाह अर्थात मुख्य परीक्षा के स्तर पर अभ्यर्थी का मूल्यांकन कई पैमाने पर किया जाता है। उन पैमाने पर अर्थात उन मानदंडों पर जब एक अभ्यर्थी बेहतर प्रदर्शन करता है तो वह सर्वोच्च अंक की तरफ अग्रसर हो जाता है। मेरा उद्देश्य चर्चा परिचर्चा के माध्यम से उन विभिन्न मापदंडों के आधार पर लगातार आपके प्रदर्शन क्षमता में सुधार लाना है। और इसके लिए सिर्फ चर्चा परिचर्चा करना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि लगातार इस दिशा में आपको सोचने की जरूरत है। क्योंकि आप यह मानकर चलें कि जो भी लोग प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो रहे हैं, सभी लोग मुख्य परीक्षा लिखेंगे और लगभग सभी छात्रों के पास ज्ञान का स्तर मोर और लेस एक बराबर है। प्रारंभिक परीक्षा में आपका नॉलेज काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाता है आपकी सफलता और असफलता में। लेकिन मुख्य परीक्षा में सिर्फ ज्ञान से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि आपने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी समझा, उसका विश्लेषण आप कर पाते हैं या नहीं। आपकी जो अवधारणाएं वह कितना स्पष्ट है, प्रश्नों की मांग को आप कितना पूरा कर पाते हैं। डिफरेंट पॉइंट्स एक प्रश्न की मांग के अनुरूप उत्तर में कितने पॉइंट्स होने चाहिए, उन सभी के सभी पॉइंट्स को आप प्रस्तुत कर पा रहे हैं या नहीं, यह अत्यंत मायने रखता है। और इन सभी के अलावा प्रस्तुतिकरण की क्षमता और कला, भाषा शैली, प्रवाह, संगठन शक्ति, इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए आइए आज पुनः एक प्रश्न का उदाहरण लेते हुए हम लोग इस पर बातचीत करें कि इस प्रश्न के उत्तर लेखन में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता था, क्या कुछ आवश्यकता थी। हालांकि यह प्रश्न बिल्कुल ही सरल, बिल्कुल ही सीधा और बिल्कुल सूचनात्मक प्रकार अर्थात इंफॉर्मेशंस पर बेस्ड है। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशंस होना चाहिए। और जो प्रश्न सूचनात्मक होते हैं उसमें बहुत ही संगठित उत्तर लिखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सूचनाओं को बेहतर प्रकार से हम प्रस्तुत कर सकते हैं उसे बेहतर तरीके से संगठित कर। तो आइए हम लोग इसकी आवश्यकता के संदर्भ में सबसे पहले बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न यह पूछा हुआ है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी, प्रश्न सीबीसी से पूछा हुआ है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन अर्थात कंपोजिशन, कार्यों अर्थात फंक्शंस का वर्णन करते हुए इसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए, अर्थात
लिमिटेशंस को बतलाइए। तो एक तो लिमिटेशंस पूछ रहा है, दूसरा कंपोजिशन पूछ रहा है, और तीसरा फंक्शंस पूछ रहा है। क्रम से सबसे पहले कंपोजिशन पर लिखेंगे, अर्थात गठन या स्ट्रक्चर, कार्यों को लिखेंगे या शक्तियों को लिखेंगे, और तीसरा इसकी सीमाओं को बतलाएंगे। लेकिन पूरे उत्तर को प्रस्तुत करने के संदर्भ में इंट्रोडक्शन क्या कुछ होना चाहिए और कंक्लूजन क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि यह आपके उत्तर को एक विशेष दिशा देगा और उसे विशिष्ट बनाने का प्रयास करेगा। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, डिस्क्राइबिंग द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एनालाइज इट्स लिमिटेशन। अर्थात कंपोजिशन, फंक्शंस एंड लिमिटेशंस। उत्तर में 3 इंफॉर्मेशंस को पूछा हुआ है। सबसे पहले उत्तर की संरचना अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको एक आकर्षक और प्रभावशाली भूमिका लिखने की जरूरत है। इसके पश्चात उत्तर की प्रश्न की मुख्य मांग, प्रश्न की मुख्य मांग, स्पष्टतः 3 पॉइंट यहां पर आपको लिखना है, अर्थात संरचना या गठन, दूसरा कार्य, और तीसरा सीमा, और फिर एक निष्कर्ष आप लिखेंगे। उत्तर की संरचना यह होनी चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि भूमिका को हम आकर्षक और बेहतर कैसे बना सकते हैं, निष्कर्ष को हम कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं। तो भूमिका के अंतर्गत देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजनीति और प्रशासन में धीरे धीरे भ्रष्टाचार का विकास प्रारंभ हुआ और यह बहुत ही गंभीर और जटिल समस्या बन गई, क्योंकि जनता तक जिन लाभों को पहुंचना चाहिए वे लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत जनता की आकांक्षा को पूरा कर पाने में राजनीति और प्रशासन विफल सिद्ध हो रहा है। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के दूसरे दशक में के संथानम समिति की अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कार्यपालिका आदेश के माध्यम से किया गया और 2003 में इसे सांविधिक दर्जा दे दिया गया, अर्थात संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम को पारित कर इसे और भी अधिक प्रभावशाली, शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद इसके कंपोजिशन पर लिखेंगे, फिर कार्य और सीमाओं को बतलाते हुए फिर हम निष्कर्ष बनाएंगे। निष्कर्ष भी बिल्कुल सामान्य है। ऐसे प्रश्नों में निष्कर्ष के अंतर्गत 2 बातों को शामिल कर सकते हैं। पहली बात कि आपको सुझाव देना चाहिए, क्योंकि प्रश्न का ही जो लास्ट डायमेंशन है, लिमिटेशंस, वह बतलाता है कि इसका मतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग अभी तक बहुत अधिक प्रभावशाली निकाय के रूप में स्थापित नहीं हो पाया है
और स्वाभाविक रूप में जब यह प्रभावशाली रूप में स्थापित नहीं हो पाया है तो भ्रष्टाचार निवारण जो इसका महत्वपूर्ण कार्य था, इस कार्य को वह बहुत प्रभावशाली तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इसे प्रभावशाली बनाए जाने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं? बहुत संक्षेप में इसे प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए आप इस बात को उठा सकते हैं कि एक नए भारत की रचना, चूंकि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं और एक नए भारत की स्थापना के संकल्प को हम बार बार व्यक्त कर रहे हैं, तो एक नए भारत की रचना तब तक संभव नहीं है जब तक हम भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान की एक उपयुक्त प्रभावशाली व्यवस्था निर्मित नहीं कर लेते हैं। कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति आवश्यक है। आतंकवाद, नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ समस्याएं व चुनौतियां ऐसी हैं कि वह यदि थोड़े बहुत मात्रा में भी विद्यमान है तो पूरी की पूरी व्यवस्था को वह अप्रभावशाली, अप्रासंगिक और महत्वहीन बना देता है। इसलिए भ्रष्टाचार एक ऐसी राजनीतिक प्रशासनिक समस्या है जो संपूर्ण व्यवस्था को ही अप्रासंगिक सिद्ध बना देता है। तो इस तरह से आपका निष्कर्ष होना चाहिए। एक सामान्य सी बात है, कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अर्थात यदि केंद्रीय सतर्कता आयोग को हम दंतहीन बना दें, विषहीन बना दें और विनीत सरल बना दें, तो वह भ्रष्टाचार जैसी समस्या या चुनौती पर नकेल कस नहीं सकता है, उस पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए यदि हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग को बनाया है तो यह सिर्फ औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे हमें प्रभावशाली बनाए जाने की दिशा में हमें प्रयास और पहल करना चाहिए। कुछ इस तरह से हमारा निष्कर्ष इस डायमेंशन को कवर करता हुआ होना चाहिए। आइए एक इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन को मैं लिखूंगा, निष्कर्ष को भी मैं लिखूंगा, बाकी संरचना, कार्य और सीमा मैं बोलूंगा। आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह सिंपल है, बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं है। तो आइए सबसे पहले उत्तर की शुरुआत करते हैं। भूमिका कैसे प्रभावशाली और आकर्षक हम बना सकते हैं, इस पर हम लोग बातचीत करें। सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से भ्रष्टाचार निरोध स्नेह स्नेह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक चुनौती बनकर उभरी है। जो राजनीति
व प्रशासन की कार्यकुशलता, निष्पादन व निष्पक्षता को प्रतिकूल रूप में प्रभावित कर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अतः के संथानम समिति की अनुशंसा पर नाइनटीन 1964 में एक कार्यपालिका निकाय के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग का निर्माण किया गया। जिसे और भी अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दो 2003 में सांविधिक का मतलब होता है संसद के द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। यह हमारा इंट्रोडक्शन है। यहां से आप अपने लेखन को प्रारंभ करेंगे। दूसरे पॉइंट में हम गठन की बातचीत को करेंगे। यह हमारा दूसरा पैराग्राफ रहेगा जिसमें हम गठन या संरचना की चर्चा आप कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको यह बतलाना है कि सीबीसी एक बहुसदस्यीय निकाय है। जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर किया जाता है। समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सदस्य गृह मंत्री और लोकसभा
में विपक्ष के नेता होते हैं। अर्थात जिस समिति की अनुशंसा पर सीबीसी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति होती है, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और उसमें सदस्य के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। अर्थात इस समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति किया जाता है। तो गठन या संरचना को आपने बतला दिया, ये दूसरा पॉइंट है। इसके पश्चात तीसरे पॉइंट में आपको कार्य को बतलाना है। तीसरे पॉइंट में पॉइंट वाइज आपको कार्य को बतलाना है। आप ऐसे लिखेंगे कि इसके कार्यों का विवरण निम्न बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। डैश दे करके आप एक एक करके बिंदुवार तरीके से इसके कार्य को लिखेंगे। ये संगठनात्मक रूप रहेगा, मतलब ये आपके उत्तर को संगठित बनाएगा। तो पहला कार्य क्या है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अन्वेषण के संबंध में, अर्थात जांच के संबंध में, अथवा लोक सेवकों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराधों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कार्यों का अधीक्षण करना तथा इस उत्तरदायित्व का निष्पादन करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को निर्देश देना। तो यह पहला काम हो गया। दूसरा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किए जा रहे अन्वेषण कार्य की प्रगति की समीक्षा करना। तीसरा, ऐसे किसी भी लेन देन के मामले की जांच अथवा जांच कराना जिसमें भारत सरकार के कार्यकारी नियंत्रणाधीन संगठन में कार्यरत लोक सेवक के बारे में संदेह हो कि उसने ऐसा कार्य किसी अनुचित प्रयोजन से अथवा भ्रष्टाचार पूर्ण तरीके से किया है। इसके पश्चात ये तीन कार्य आपने बतलाए। चौथा कार्य है सतर्कता संबंधी पहलू वाले अनुशासनिक मामले में या अनुशासनात्मक मामले में अन्वेषण, जांच, अपील, पुनरीक्षण आदि के विभिन्न चरणों में अनुशासनिक तथा अन्य प्राधिकारियों को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सलाह देना। इसके पश्चात है भारत सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों तथा संघ के कार्यकारी नियंत्रण में आने वाले अन्य संगठनों के सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निवारण संबंधी कार्य की सामान्य जांच एवं निगरानी करना। हालांकि कार्य और भी हैं, लेकिन आप यहीं तक लिखेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों की एक सूची हमने 5 पॉइंट में दे दिया। क्योंकि 200 शब्दों में ही हमें अपना उत्तर लिखना है, इसलिए 5 पॉइंट में यहां पर आपको अपना उत्तर दे देना है। चौथे पॉइंट में अब आपको सीमाओं को बतलाना है। चौथे पॉइंट में सीमाओं को बतलाना है और इसको भी पॉइंट वाइज ही बतलाएंगे। पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखेंगे कि परंतु इस निकाय की कुछ सीमाएं हैं जो इसे निष्प्रभावी बनाती हैं, और फिर बिंदुवार तरीके से उसको पॉइंट वाइज आप प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला, यह एक सलाहकारी निकाय है। यह एक सलाहकारी निकाय है, एडवाइजरी। पहली बात, जो भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र सरकार के विभागों को सलाह दे सकती है। जो भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र सरकार के विभागों
को सलाह दे सकती है, सलाह दे सकती है। सलाह को मानना नहीं मानना विभाग पर निर्भर करता है। दूसरी बात, निकाय अत्यंत ही छोटा है, निकाय अत्यंत ही छोटा है। कहते हैं कि वर्तमान में निकाय में कुल 299 अर्थात लगभग 300 अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं, जबकि भारत सरकार के अंतर्गत लगभग 1500 विभागों या मंत्रालयों में काम कर रहे हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्यों की जांच करना, उसके विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच करना इस छोटे से निकाय के लिए संभव नहीं है। तो निकाय अत्यंत ही छोटा है, जिसमें लगभग 300 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत है। जबकि इसे भारत सरकार के 1500 विभागों व मंत्रालयों में कार्य कर रहे हजारों कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें सुनना होता है। इसलिए ये अप्रभावशाली है, जांच में काफी लंबा समय लगता है, और जब जांच में बहुत अधिक लंबा समय लग जाए तो बहुत अधिक समय बीतने के पश्चात यदि कुछ कार्रवाई की भी जाती है तो उसे फिर चुनौती दिया जा सकता है। कुल मिलाकर के किसी न किसी प्रकार अधिकारी व कर्मचारी इससे बच निकलते हैं। हमें एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता है जो त्वरित प्रकार से शिकायतों की जांच कर सके। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सीबीसी संयुक्त सचिव और उससे ऊपर स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध जांच का आदेश नहीं दे सकते हैं। सीबीसी संयुक्त सचिव और उससे ऊंचे अधिकारियों के विरुद्ध जांच का आदेश नहीं दे सकते। और एक अन्य सीमाओं पर भी आते हैं चौथे पॉइंट में, और वह यह है कि निकाय को आपराधिक मामले रजिस्टर करने की शक्ति नहीं है। निकाय को आपराधिक मामले
रजिस्टर करने की शक्ति नहीं है। यह सिर्फ भ्रष्टाचार और अनुशासनिक मामले को ही सुन सकता है। यह सिर्फ भ्रष्टाचार और अनुशासनिक मामले को ही सुन सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कि निकाय को सीबीआई के ऊपर मात्र पर्यवेक्षण की शक्ति दी गई है। निकाय को सीबीआई के ऊपर मात्र पर्यवेक्षण की शक्ति दी गई है। शक्ति दी गई है। वह सीबीआई से कोई फाइल नहीं मंगा सकती। वह सीबीआई से कोई फाइल नहीं मंगा सकती। और किसी मामले की जांच के लिए कह भी नहीं सकती। और किसी मामले की जांच के लिए कह भी नहीं सकती। और इसके पश्चात एक निष्कर्ष आप लिख देंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वीं वर्षगांठ में, स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वीं वर्षगांठ में इसकी सीमाओं को दूर कर, इसकी सीमाओं को दूर कर इसे प्रभावशाली, इसे प्रभावशाली निकाय बनाकर ही एक नए भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा किया जा सकता है। संकल्प को पूरा किया जा सकता है। बहुत संक्षेप में, ऐसे प्रश्नों में जहां पर सीमाओं को पूछ लिया गया है, सुझाव बड़ा स्वाभाविक है। यदि आपको पता है कि किसी संगठन की ये सीमाएं हैं, तो उन सीमाओं को दूर करने के लिए या उन सीमाओं को दूर कर ही उस निकाय या संगठन को हम प्रभावशाली बना सकते हैं। अदरवाइज यदि लिमिटेशंस नहीं पूछा गया है, तब फिर जब सुझाव आपको बतलाना होता है तो वो सुझाव लंबा होता है कि ये कमियां हैं, इसको ऐसे दूर किया जा सकता है। भाई जो भी कमियां हैं, जो भी सीमाएं हैं, उनको समाप्त करके ही हम उस संगठन को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत संक्षेप में निष्कर्ष हमने आपको लिखा है, इसलिए क्योंकि सीमाओं को बतलाएंगे, कार्यों को बतलाएंगे, जो शब्द सीमा दिया हुआ है वह उसी में समाप्त हो जाता है। इसलिए इंट्रोडक्शन
और सीमाओं को थोड़ा संक्षेप में रखना है, ताकि कार्यों को, संगठन संरचना, कार्यों को और उसकी सीमाओं को बेहतर तरीके से आप लिख सके, ताकि प्रश्न की जो मुख्य मांग है उसको आप बेहतर तरीके से एड्रेस कर सके। इस प्रकार से हमने आज जो है वो कार्य आपको नहीं बतलाए हैं, हमने एक बार सिर्फ आपको उल्लेख कर दिया है। अच्छा, ये इसलिए भी कर दिया चूंकि ये इजीली किसी भी बुक्स में आपको मिल भी जाएगा, मतलब इसमें विश्लेषणात्मक पक्ष नहीं था, ये बिल्कुल सूचनात्मक है। यदि बुक्स में नहीं भी मिल रहा हो तो मैंने बोला हुआ है, उसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, आज के चर्चा परिचर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः एक नए प्रश्न के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा और उसके उत्तर लेखन के प्रारूप पर चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आपके उत्तर लेखन की क्षमता को विकसित करने का प्रयास करूंगा, ताकि आप मुख्य परीक्षा में सर्वोच्च अंक की प्राप्ति की ओर बढ़ सकें और सर्वोच्च अंक को प्राप्त करने के माध्यम से सर्वोच्च रैंक पर आप चयनित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।